भारत का GSAT-1 सैटेलाइट लॉन्च फेल हो चुका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अंतरिक्ष में एक और बड़ी छलांग लगाने से चूक गया। सफल लॉन्चिंग के बाद अंतिम समय तक तकनीकी खराबी की वजह से इसरो का GSLV F10 यानी EOS-03 मिशन पूरी तरह संपन्न नहीं हो पाया। मगर भारत की उम्मीदें अब भी जिंदा हैं। EOS-03 मिशन के फेल होने के तुरंत बाद हिंदुस्तान ने घोषणा की है कि इसरो के EOS-03 उपग्रह मिशन को कुछ समय बाद फिर से शेड्यूल किया जा सकता है। मिशन में आई तकनीकी गड़बड़ी को लेकर इसरो चेयरपर्सन डॉक्टर के सिवन टीम के साथ लगातार काम कर रहे हैं। मिशन के फ्लॉप रहने का ठीकरा क्रायोजेनिक इंजन में आई तकनीकी गड़बड़ी के सिर पर फोड़ा जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या वास्तव में क्रायोजेनिक इंजन में खराबी की वजह से भारत का यह अभियान विफल रहा? क्या वास्तव में मिशन फ्लॉप होने की जिम्मेदारी उस क्रायोजेनिक इंजन की है जो रूस के तमाम अंतरिक्ष अभियानों में जान फूंकता है, और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन उसकी क्रायोजेनिक थ्रस्ट की बदौलत चांद और मंगल तक उपग्रह भेज पाए हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अगर विफलता की वजह नहीं तलाशी गई तो हम कभी सफल ही नहीं हो सकेंगे। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि GSAT-1 का लॉन्च इससे पहले 4 बार कोई ना कोई बहाना बताकर टाला जा चुका है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अगर हर बार लॉन्च टलने पर कमियां पकड़ी जा सकी होती तो आज GSAT-1 लॉन्च फेल नहीं होता। मिशन में क्या कमियां रह गई थी? क्रायोजेनिक तकनीक की किस कड़ी से कॉम्प्रोमाइज किया गया था? जी न्यूज से बातचीत में इसरो के पूर्व चीफ जी माधवन नायर ने इन्हीं की ओर इशारा किया। GSAT-1 लॉन्च के फेल होने ने क्रायोजेनिक इंजन पर निर्भरता की नींव को अंदर तक हिलाकर रख दिया है, क्योंकि पारंपरिक रॉकेट्स की तुलना में क्रायोजेनिक इंजन जटिल तो होता है, लेकिन अंतरिक्ष में धरती से दूर जाने के बाद ये इंजन रॉकेट को जरूरी शक्ति और रफ्तार देने का महारथी होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर क्यों अहम है क्रायोजेनिक इंजन। फिर आपको बताएंगे कि आखिर GSAT-1 के थर्ड फेज में चूक क्या हुई। भारत अपने GSLV रॉकेट्स में क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करता है। दरअसल क्रायोजेनिक इंजन का डिजाइन बेहद जटिल होता है। इसमें पारंपरिक लिक्विड या सॉलिड प्रोपेलेंट नहीं होता। क्रायोजेनिक इंजन के लिए -253 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड हाइड्रोजन और -195 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड ऑक्सीजन ईंधन के रूप में इस्तेमाल होती है। इस बेहद कम तापमान पर इन गैसों को मल्टीलेयर स्टोरेज टैंक में स्टोर किया जाता है। बेहद कम तापमान पर हाइड्रोजन के कंबंशन से रॉकेट को ऊर्जा देना ही क्रायोजेनिक्स कहलाता है। 4 टन पेलोड ले जा सकने की क्षमता रखने वाले GSLV Mk4 को छोड़ दें तो GSLV या GSLV Mk2 रॉकेट्स लॉन्च का इतिहास बताता है कि इनके फेल होने का रेशियो काफी ज्यादा है। हालांकि अंतरिक्ष अभियानों के इसरो की सफलता दर इन नाकामियों से बिल्कुल उलट है। इसरो अपने अंतरिक्ष अभियानों को दुनिया में सबसे कम असफलता दर से अंजाम देने के लिए जाना जाता है। भारत ने अपने पहले ही प्रयास में मिशन मार्स को अंजाम दिया। 100 से ज्यादा सैटेलाइट्स को पहली बार में ही सफलता के साथ लॉन्च करने वाला भारत दुनिया का इकलौता देश है, और अपने बूते परेसैट यानी एंटी सैटेलाइट तकनीक हासिल करना भी भारत की उपलब्धियों में शुमार है। लेकिन GSLV Mk2 रॉकेट से ही GSAT का लॉन्च इसरो के वैज्ञानिकों ने किया था। यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए कि भारत का सबसे शानदार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, जिसमें क्रायोजेनिक इंजन नहीं होता, उसकी सफलता की दर 98% रही है। अब तक के इतिहास में PSLV की 53 उड़ानों में से सिर्फ 2 ही फेल हुई। बाकी की 51 उड़ानों को PSLV ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इसरो के पूर्व चेयरमैन जी माधवन नायर जिस ओर इशारा करते हैं वो है क्रायोजेनिक इंजन में कंबंशन की बड़ी समस्या है। यानी आसान शब्दों में कहें तो जब लिक्विड हाइड्रोजन को जलाने के लिए उसमें लिक्विड ऑक्सीजन मिलती है, तब गैसें जलते वक्त इंजन गड़बड़ी पैदा कर देता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्रायोजेनिक इंजन के कंबंशन में गड़बड़ियां आखिर क्यों हुई? क्या कुछ ऐसा था जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया, भले ही गलती से ही क्यों ना हुआ हो? इन सभी सवालों का जवाब भी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भेजना बेहद जटिल प्रक्रिया है। इसे चरणबद्ध तरीके से अंजाम दिया जाता है। वैज्ञानिकों के सामने चुनौतियों का पहाड़ होता है। रॉकेट को स्पेस में भेजना, उसे कम से कम वजनी और ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली रखना। इस पूरी प्रक्रिया में गलती की गुंजाइश तो होती ही नहीं है। अगर गलती हुई तो फिर दशकों की मेहनत महज सेकंड्स में धूल में मिल जाती है, जैसा GSAT के साथ हुआ। इसरो के पूर्व चीफ की माने तो साल 1960 में रूस द्वारा विकसित किए गए क्रायोजेनिक इंजन के भारत के साथ सौदे को तत्कालीन सोवियत संघ के विघटन ने प्रभावित किया था। हुआ यूं कि दोनों देशों ने इस पर सहमति जताई कि रूस भारत को क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी और इंजन उपलब्ध करवाएगा।
लेकिन रूस ने भारत को केवल 5 क्रायोजेनिक इंजन दे दिए। यानी भारतीय वैज्ञानिकों को खुद ही जटिल रूसी इंजन के लिए अत्याधुनिक नियंत्रण प्रणाली सीखना, प्रयोग करना और विकसित करना था। परेशानी यही है क्योंकि ये रूसी इंजन अमेरिकी और यूरोपीय क्रायोजेनिक इंजन की तुलना में तकनीकी रूप से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। भारत के पास चारा सिर्फ यही था कि वो रूस से मिले इन्हीं 5 क्रायोजेनिक इंजन पर चाहे तो एक्सपेरिमेंट कर ले या चाहे तो इन्हें रॉकेट में फिट करके अंतरिक्ष अभियान को अंजाम दे। भारत ने इन इंजन पर एक्सपेरिमेंट शुरू किए, इसकी तकनीक सीखी और इसको ऑपरेट करना सीखा। रॉकेट को भारतीय टेक्नोलॉजी के मुताबिक बनाने के लिए जीएसएलवी पर पहले चरण में 5 लिक्विड फ्यूल बूस्टर और एक सॉलिड फ्यूल मोटर लगाई गई। हालांकि इस कदम ने क्रायोजेनिक इंजन को भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई तकनीक के साथ जोड़ तो दिया, लेकिन इन एनहांसमेंट्स के कारण रॉकेट की जटिलता और ज्यादा बढ़ गई। जबकि जो क्रायोजेनिक इंजन रूसी तकनीक पर आधारित था वो अपने आप में ही बेहद कॉम्प्लेक्स था। भारत ने हालांकि तमाम मुश्किलों के बावजूद अपना क्रायोजेनिक इंजन भी विकसित किया। स्वदेशी तौर पर इसरो के वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत से अपना क्रायोजेनिक इंजन C-25 बनाया। C-25 इंजन ही जीएसएलवी MK3 के तीसरे और अंतिम चरण के रूप में उड़ान भर चुका है। MK3 रॉकेट ने अब तक 4 उड़ानें भरी हैं, जिनमें एक भी उड़ान असफल नहीं रही है। दरअसल MK3 रॉकेट की कुछ तकनीक बेहद विश्वसनीय PSLV रॉकेट के स्केल अप संस्करण है, जिसे इसरो के वैज्ञानिकों ने खुद डेवलप किया है। डॉक्टर जी माधवन नायर मानते हैं कि जीएसएलवी MK2 में इस्तेमाल किया गया क्रायोजेनिक इंजन विश्वसनीयता के उसी लेवल तक पहुंचाने के लिए अभी कम से कम 6 साल लग सकते हैं। हालांकि इसरो अपने स्पेस प्रोग्राम्स, इंजन्स और रॉकेट्स को पूरी तरह जांचने, परखने और उनके सटीक फंक्शनिंग को लेकर पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही लॉन्च को हरी झंडी देता है। इसी का नतीजा था कि GSAT-1 लॉन्चिंग 4 बार टाल दी गई थी। भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक बेहद सीमित संसाधनों में भी दुनिया के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने का मादा रखते हैं, लेकिन क्रायोजेनिक इंजन की इल फंक्शनिंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के इसी लेवल से कहीं ना कहीं जाने या अनजाने में किए गए कॉम्प्रोमाइज की ओर इशारा करती है। नाम का खुलासा न करने के वादे पर इसरो से जुड़े स्पेस साइंटिस्ट ने GSAT-1 की नाकामी की कई वजहें बताई हैं। क्रायोजेनिक स्टेज तक पहुंचने से पहले के 2 स्टेज पूरी तरह सफल रहे थे। हो सकता है कि 3rd स्टेज में कहीं कोई छोटी सी चूक हुई हो, जैसे कोई बोल्ट या पेंच मिसिंग रह गया हो। यह मानवीय स्वभाव है कि किसी प्रक्रिया की जांच कई बार की जाती है और हर बार फंक्शनिंग ठीक आती है तो एक से दूसरे चरण के ट्रांजिट में चीजें अनदेखी हो जाती हैं। ऐसे में हो सकता है कि किसी पुर्जे के बनाने में स्टैंडर्ड्स के साथ बेहद कम ही और अनजाने में ही लेकिन समझौता किया गया। हो सकता है कि इंजन इंस्टॉलेशन और जांच की प्रक्रिया में किसी लेवल पर नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स की अनदेखी की गई हो। यहाँ पर एक बात शीशे की तरह साफ है, वो ये कि इसरो के वैज्ञानिक अपने किसी भी अभियान को हल्के में हरगिज नहीं लेते हैं, क्योंकि ये अभियान उनकी साख और कई दशक की मेहनत का परिणाम लाने वाले होते हैं। भारत की 130 करोड़ की आबादी में 1% से भी कम वैज्ञानिक वो मेधा शक्ति होती है जिस पर सवाल उठाया ही नहीं जा सकता। हमारे वैज्ञानिक देश की शान और उसके सम्मान के साथ समझौता हरगिज नहीं करते। डॉक्टर नंबी नारायण जैसे उदाहरण हमारे सामने ही हैं। लेकिन इन अभियानों से जुड़े लोग हैं तो इंसान ही, और इंसानों से गलतियां होती हैं। उनके इंसान होने का प्रमाण है ये। उम्मीद है कि इसरो जल्द से जल्द और फुल प्रूफ तैयारियों के साथ EOS-3 मिशन को लॉन्च कर सकेगा।